अब मात्र 15 दिन का ही समय रह गया है, 15 दिन भी नहीं, आप 10 ही दिन मान के चलिए। 10 दिन का ही समय आपके पास शेष है और इन 10 दिनों में आप अपना स्कोर बहुत बेहतर कर सकते हैं यदि आप तरीके से काम को करते रहें, तरीके से चीज़ों को चलते रहें। आज हम जीएस का आखिरी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसके बाद ही मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मतलब वीडियोज़ दूँगा, उसमें जैसे आपका ज्योग्राफी का हो गया, जैसे आपका 1 सेकंड मुझे समय दीजिए। जैसे आपका ज्योग्राफी का हो गया, ज्योग्राफी हो गया आपका और आपका हिस्ट्री का हो गया। तो टॉपिक वाइज़ आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। ठीक है? एक दिन एक इस तरह से करके आपको देता रहूँगा मैं और आज क्या तारीख हो गई हमारी 5 तारीख हो गई। आपको ये मैं 8, 8, 8 9 तारीख से आपको ये प्रोवाइड करूँगा। 9, 10, 11, 12, 13 और 14 एक-एक दिन में एक-एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। आप अच्छे से देख लेना और आपके लिए ये वीडियो रामबाण हो जाए। तो बिना देरी किए हम लोग आज इस प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं जो आखिरी प्रैक्टिस सेट है। बाकी आपको ध्यान से देखना है इन प्रैक्टिस सेट ये 9 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवाए हैं या 9 सेट मैंने आपको करवाए हैं जो जीएस से रिलेटेड हैं। इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनसे भी आपको प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आप इनको अच्छे से करके जाना तो आपको प्रश्न इसमें से मिल ही जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पहले प्रश्न है भारतीय इतिहास के 5 भारत में अफ़गान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही कालानुक्रम है? यानी कि जो अफ़गान शासक थे, लोदी जो थे, उनका शासनकाल भारत में किस-किस तरह से रहा? तो इसमें 3 व्यक्तियों के नाम हैं, 3 शासकों के नाम हैं, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। तो आपको सीधे याद रखना है बसई, क्या याद रखना है? बसई, ऐसे याद रख लो आप। ब से आपका बहलोल लोदी, त से आपका सिकंदर लोदी लोदी और ई से आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का नाम तो आपको पानीपत के प्रथम विशुद्ध बोल रहा हूँ, युद्ध से आपको याद होगा, जो बाबर और उसके बीच में लड़ा गया था। तो पहला मतलब जो कालानुक्रम है, वो है आपका बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। यदि हम बात करें बहलोल लोदी के शासनकाल की, किसकी? बहलोल लोदी के शासनकाल की, तो जो बहलोल लोदी का शासनकाल है, वो आपका 1451 से लेकर 1489 तक का है। उसके बाद सिकंदर का आपका शासनकाल आया। सिकंदर का शासनकाल आपका है 1489 से 1517 का। कितना? 1517 का। और इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है, वो है आपका 1517 से 1526 का। और 26 के बाद तो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ ही, इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। तो क्या आपका आ जाएगा? बसई, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और आपका इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए जगदीशपुर से कौन मतलब जो आपका संग्राम था उसके नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, बिल्कुल सही। बरेली से खान बहादुर, कानपुर से बख्त खां, ये गलत है। कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे नाना साहिब। कौन थे आपके? नाना साहिब, नाना साहिब थे। ठीक है, बख्त खां जो थे वो आपके बहादुर शाह जफर के एक प्रतिनिधि बन करके दिल्ली से इसको संभाल रहे थे। कहाँ से? दिल्ली से। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी ही। तो ये आपका यहाँ पर सही नहीं है। कानपुर से बख्त खां नहीं थे। कौन थे? नाना साहिब थे। अगला प्रश्न है स्वयं को सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को दूसरा सुल्तान या सिकंदर सानी कहने वाला व्यक्ति था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे और इन लोगों ने ज्यादातर अपनी वस्तुओं को बनाने में, अपने औजारों को बनाने में किसका प्रयोग किया? तो कांसे का, ब्रॉन्ज का सबसे ज्यादा प्रयोग किया। इसीलिए मोटा-मोटा इसको बोला जाता है कि भई ये कांस्य युग की सभ्यता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? आप सबको पता है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई और उसमें हुआ क्या आपका 1857 में एक भयंकर विद्रोह की ज्वाला उठी, भयंकर विद्रोह हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का वह कहलाता है। उसके बाद जो भारत की शासन की बागडोर थी, जो पहले कंपनी के हाथ में थी, सन 1858 में भारत शासन अधिनियम आया,
जिसके माध्यम से भारत की जो शासन की बागडोर थी, वो कंपनी के हाथ से छूट करके कहाँ पे चली गई? वो सीधे चली गई आपके महारानी के हाथ में, मतलब कि ताज के शासन के पास, क्राउन के पास चली गई। और 1858 में भारत में जो शासन होने लगा, वो ब्रिटेन की महारानी के नाम से होने लगा। इसी समय जो भारत का गवर्नर जनरल पद था, उस पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय आपका कर दिया गया। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। अब है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न, है ना? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्रणी थे। यानी कि इनमें से कौन सा आंदोलन वह है जिसमें आपके अग्रणी थे? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब भी नाम आता है और आंदोलनों से जुड़ता है, तो बारदोली सत्याग्रह सन 1928, ठीक है, जो कहाँ पे शुरू हुआ था? आपके गुजरात में शुरू हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में शुरू हुआ था, क्योंकि गुजरात में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कृषि पर बहुत ज्यादा करों को बढ़ा दिया गया था। उन कृषि करों के विरोध में किसानों का एक आंदोलन था जिसका नाम बारदोली सत्याग्रह रखा गया था। और इसके सफलता के अवसर पर महिलाओं ने क्या किया था? प्रसन्न होकर के वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? तो यहाँ पर आप देखिए, आजाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक, इन दोनों से संबंध है आपके नेताजी का, ठीक है, मोटे मोटा जो बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संबंध आपको पता, ये आईएनसी है। कौन है? एओ ह्यूम है इसके, एओ ह्यूम है, ठीक है, जो कलेक्टर थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, ये क्रांतिकारियों की पार्टी थी, जिससे आपके चंद्रशेखर आजाद और आपके भगत सिंह इत्यादि महान क्रांतिकारी संबद्ध थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, ये इससे संबंधित थी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आप सबको पता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, वो सन 1991 से पहले क्या थी? अपने आप में क्लोज्ड इकोनॉमी थी। यानी कि हम लोग बाहर ज्यादा ट्रेड नहीं करते थे, जो चीज मंगाते थे पैसे देके पेट्रोलियम वगैरह मंगा लेते थे। और मतलब हमारे यहाँ पर अगर किसी को कंपनी, अगर विदेशी कंपनी को आना होता था, तो बहुत मतलब उसके लिए कठोर नियम थे, कानून थे, क्योंकि कंपनी के ही मारे हुए थे पहले। वो कंपनी आई थी जो व्यापार करने आई थी, पर इस चीज से परेशान होकर के क्लोज्ड इकोनॉमी रखी गई। पर 1991 में आर्थिक तंगी के हालात बने। आर्टिकल 360 जो आर्थिक आपकी बात करता है, आर्थिक आपातकाल की, वो आज तक एक बार भी नहीं लगाया, परंतु चांसेस बन गए थे आपके 1991 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, और उस समय जो आपके वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो आगे चल करके 10 वर्ष तक भारत के माननीय प्रधानमंत्री रहे। तो 1991 में जब आपके मनमोहन सिंह जी थे वित्त मंत्री, तो उन्होंने देखा कि कैसे जान बच सकती है। तो उस समय एलपीजी रिफॉर्म्स आए, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी कि आपके वैश्वीकरण। यानी कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए नियमों को लिबरल यानी कि उदार बनाया कि आराम से लाइसेंस मिल जाएगा, चीजों को प्राइवेट करना शुरू किया। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र जो बहुत बड़े क्षेत्र बन रहे थे, काम कर रहे थे, तो सरकार उनको अपने कब्जे में ले लेती थी। ऐसा नहीं रहा, लोग प्राइवेट भी अपने काम कर सकते थे, और प्राइवेट साझेदारी में भी गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया। और वैश्वीकरण किया हमने, कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती है, और अपनी इकोनॉमी को, जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी को हमने ओपन इकोनॉमी की तरह से बनाया। तो ये एलपीजी जो रिफॉर्म्स हुए, ये सन 1991 में हुए, और उसी के बाद इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए जा पहुंचे थे। आप सबको पता है कि गांधी जी के जीवन की अगर इंडिया में टाइमलाइन देखी जाए, तो 1915 में भारत आए, 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह किया तीन कठिया प्रथा के विरोध में, और 1918 में, सॉरी 17 और 1918 में यहाँ पे क्या है आपका? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आपका था, यह है 1918 में। ये सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के साथ देने के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आंदोलन चलाया। ये आपको बात ध्यान रखनी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे आपके, दो संस्थापक थे, एक थे आपके सोहन सिंह भाखड़ा, और दूसरे व्यक्ति का नाम था आपका लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल। यूएसए में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, क्या है? यूएसए में एक जगह है
सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब हमारा प्रश्न आता है भूगोल का, ठीक है, भूगोल के प्रश्न आ जाते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अपसौर है ना, या सूर्योच्च। देखो अपसौर की स्थिति क्या होती है कि अपसौर उस चीज को कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी मैक्सिमम होती है। क्या होती है वो कौन सा दिन होता है कि जिस दिन सूर्य और आपका पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो उस दिन क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं, आपका अपसौर है या सूर्योच्च इसको कहा जाता है। तो वो स्थिति होती है आपकी 4 जुलाई की। कब की? 4 जुलाई की वह स्थिति होती है जब आप अपसौर मतलब मनाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आपका अनाईमुडी है। अब आप कह सकते हैं दूधा बेटा कह सकते हैं, तो दूधा बेटा नहीं है, अनाईमुडी है, जो आपकी अन्नामला पहाड़ियों में। कहाँ पे है? अन्नामलाई पहाड़ियों में है, ठीक है। और इसकी अगर बात की जाए कि भाई ये कितना मतलब मीटर है, तो 2695 मीटर इसकी हाइट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। दोदा बेटा की बात करें तो दोदा बेटा क्या है आपका, नीलगिरी पहाड़ियों की, इसकी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची श्रृंखला है आपकी दोदा बेटा। और ये नीलगिरी पहाड़ियां आपकी पश्चिमी घाट जो पहाड़ियां हैं उन्हीं का एक रूप है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे अधिकतम ग्रह कौन सा है ना, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के सबसे पास क्या है? बुध है, बुध के बाद आपका शुक्र है, उसके बाद आपकी पृथ्वी है, उसके बाद आपका मंगल है। तो सर सबसे ज्यादा तो बुध आपका होना चाहिए। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है तो मेरे को लगा छींक आएगी, तो भाई सब ठीक नहीं है। तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि सबसे गर्म होना चाहिए। देखो क्या रहता है बुध में, बुध के साथ में क्या रहता है कि जो भाग बुध का सूर्य की तरफ रहता है वहां पर आग लगी रहती है, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है, और दूसरी तरफ बर्फ जमी रहती है, ऐसे हालात हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अब जो शुक्र है ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि शुक्र का जो वायुमंडल है, ये शुक्र है आपका, ये आपका जो वायुमंडल है इसमें 90 से लेकर 95% तक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, जो अपने आप में क्या करती है कि जो सूर्य की ऊष्मा अंदर आती है उसको बाहर जाने नहीं देती। और जब धीरे धीरे मतलब ऊष्मा अंदर तो आएगी, बाहर जाएगी नहीं, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसी कारण से शुक्र का तापमान सबसे ज्यादा है और उसे सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से जिसकी सीमा नहीं लगती है वो है आपका मेघालय। आप मैप में देख सकते हैं, मैं आपको शायद मैप दिखा देता, पर अभी मैं उसको दिखा नहीं पाया हूँ, दिखा दूंगा फिर आपको कभी। अगला प्रश्न है, पंपास चरागाह के मैदान। मैंने आपको एक फोटो दिखाया था जिसमें शीतोष्ण कटिबंध वगैरह इत्यादि समझाया था। तो आपके जो 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, यहाँ से 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, ये बीच में आपका क्या है, इक्वेटर है 0 डिग्री, इससे यहाँ और इससे मतलब यहाँ से ऊपर ये शीतोष्ण है, मतलब ना तो ठंड है बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब ऊपर आप बढ़ेंगे तो ठंड की तरफ ही बढ़ेंगे। तो इन एरियाज में जो मैदान है उनको शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है। और दक्षिणी जो आपका गोलार्ध है उसमें आपके पंपास चरागाह के मैदान आते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान आते हैं। ये दक्षिण अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, उसमें आपके अर्जेंटीना में मुख्यतः फैले हुए हैं पंपास घास के मैदान, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का। आपने 20 सूत्री कार्यक्रम पढ़ा होगा। 20 सूत्र में क्या है? 20 सूत्र ऐसे हैं कि वहां पे 20 पॉइंट्स हैं जिन पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, गांव का विकास करना है, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, आवास, ठीक है, शिक्षा, ये सब चीजें उसमें ऐड हैं, पेयजल है ना, स्वच्छता, तो ये सब पॉइंट्स उसमें हैं। और इसी के साथ में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये दो कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे? तो ये आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1974 से 1979।
इस दौरान ये शुरू किए गए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। ठीक है, मुद्रा संकुचन, ये बात है। मुद्रा संकुचन का मतलब है कि महंगाई कम होती है। तो महंगाई कम होती है तो वह क्या होता है, महंगाई देखो दो चीजें होती है। मुद्रास्फीति का मोटा मोटा मतलब है महंगाई का बढ़ना, और मुद्रा संकुचन का मतलब है कि आपका महंगाई का घटना। तो जब महंगाई घटती है तो आप किस तरह से इसका अनुमान लगाते हैं कि भाई जो वस्तुएं हो रही हैं उनके जो रेट्स हैं, मूल्य हैं, जो गिर जाते हैं। और मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। तो अभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, तो मुद्रास्फीति की स्थिति है। तो दोनों के दोनों ही बातें आपकी सही हैं, एक और दो दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? अब आपको नेशनल इनकम की अगर बात आ जाएगी तो आपको लगेगा कि राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा होगा। नहीं, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था में अपनी मुद्रा मूलधन किसके कारण से बढ़ जाती है? तो वस्तुओं की कीमतों में कमी आने से क्या होता है, असली मुद्रा मूलधन बढ़ जाता है। ये मैंने पहले भी आपको डिटेल में करवा रखा है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा ये क्या आ गया भाई, अच्छा ठीक है ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? समवर्ती सूची आपको पता है, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं जो सूची है जिसमें केंद्र और मध्य के राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे की बात है। तो वहां पर समवर्ती सूची में ऐसे विषयों का समावेश है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और यदि केंद्र ने कानून बना रखा है तो राज्य का कोई कानून नहीं लगेगा। तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, ये दोनों के पास इसकी शक्ति है। अब बात करते हैं संविधान की। ठीक है, संविधान के 5 प्रश्नों की बात करते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा? देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, दो सदन है हमारे पास मोटा मोटा, एक राज्यसभा एक लोकसभा। जो राज्यसभा का सभापति होता है यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, वो पदेन पदेन जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है आपका राज्यसभा। पदेन का मतलब है पद होने के कारण से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो मेंबर नहीं होता है आपके उस हाउस का, उस सदन का। परंतु जब निर्णायक मत देने की बात आती है तो दे सकता है। परंतु जब लोकसभा अध्यक्ष की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होता है, उन सदस्यों में चुन के ही अध्यक्ष को मतलब बनाया जाता है, अध्यक्ष को किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जब वह एक सदस्य के रूप में पहले था तो उसको मत देने का अधिकार था, वोट करना पड़ता है ना कि कितने लोग इसके फेवर में है, कितने लोग अगेंस्ट में है। तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा अध्यक्ष वो बना बैठा है तो वो मेंबर होते हुए भी, उस हाउस का मेंबर होते हुए भी वह वोट नहीं दे सकता है। परंतु जब बात ये हो कि 50 आदमी कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए, 50 आदमी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 100 क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह निर्णायक मत दे सकता है। यानी कि इधर चला जाएगा तो इधर वालों की जीत हो जाएगी, इधर चला जाएगा तो इधर वालों की जीत हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर बराबर है तो निर्णायक मत वह दे सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल किसके प्रति, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना विधानसभा। राज्यपाल को आर्टिकल 155 कौन नियुक्त करते हैं? आपके राष्ट्रपति महोदय ही नियुक्त करते हैं राज्यपाल को। और इसीलिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। तो जो पंचायती राज है ये किस मतलब किस उसका विषय है? तो पंचायती राज आपके राज्य सूची का विषय है। और भारतीय संविधान में अगर मोटा मोटा बात की जाए तो पंचायती राज आर्टिकल 40 दिमाग में घुसा लो, ये प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह आता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है, उसके जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? सामान्यतः आपने देखा होगा कि एक सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष में रिटायर हो जाता है। ठीक है, परंतु जब बात करते हैं न्यायालयों की तो हाई कोर्ट के जजेस आपके 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज आपके 65 साल की आयु में रिटायर होते हैं। तो 65 साल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामले में। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल है।
अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थितियों के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, आपको दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है, जैसे ही किसी देश में, या भारत की बात हो रही है तो भारत की बात करेंगे, तो भारत में जैसे ही आपके राष्ट्रपति महोदय 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, यानी कि हम किसी युद्ध में हैं, या हम पे हमला कर दिया है, या राष्ट्र में क्या हो गया, गृह युद्ध की स्थिति हो गई है, तो ऐसे में जो सबसे पहले चीज निलंबित होती है वो फंडामेंटल राइट्स निलंबित होते हैं, क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वहां पे मौलिक अधिकार अड़े ना नागरिकों के। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं, परंतु आर्टिकल जो 21 है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल भी निरस्त नहीं होता, जीवन जीने का अधिकार निरस्त आपका नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना। अब सामान्य विज्ञान पे हम लोग आ गए हैं। सामान्य विज्ञान में क्या लिखा है कि लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर भूरी परत जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? आप सबको पता है कि किसी भी धातु को यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए, तो वह ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। तो जब ऑक्सीजन को खुले, मतलब लोहे को खुले में छोड़ दिया जाता है, तो थोड़ी नमी पाक करके वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो वही आयरन ऑक्साइड जो भूरे रंग की परत होती है, उसको क्या कहते हैं? हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। और इसके बारे में पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये आयरन ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड है, यानी कि आयरन ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर ली। अब आपसे पूछेगा कि भाई लोहे पर जब जंग लग जाता है तो क्या होगा? कि भाई नुकसान तो हो रहा है लोहे का, तो भार कम हो जाता है या बढ़ जाता है? तो आपको याद रखना है, जो भार होता है लोहे का वह बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है आपकी जांघ की हड्डी। कौन सी? जांघ की। यहाँ पे ये आदमी का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बेल्ट वाला हिस्सा है, और यहाँ से नीचे टांगे निकली हुई है, ठीक है, ये टांगे, ये यहाँ पे घुटने हैं। तो ये जो हड्डी है यहाँ पर, ये वाली, इसको कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। ये सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें, तो ये कान है। कान में सबसे अंदर एक हड्डी होती है जिसको कहते हैं स्टेपीज, ये सबसे छोटी हड्डी है। और जो आपकी फीमर है, जांग की जो हड्डी है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा पेट, पीईटी है ना, पीईटी। आपने देखा होगा कि ये हमारे वाला पेट नहीं है, पेट के भी कई मीनिंग होते हैं। एक तो हमारा पेट हो गया, एक पेट हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, एंड्योरेंस टेस्ट हो गया, ठीक है, और एक पेट होता है, ठीक है। पेट जिससे क्या होता है, ये एक सुपरिचित प्रकार का है, इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। आप बोतल बनाने में देखेंगे तो वहां पर पेट लिखा रहता है ना, पेट लिखा रहता है। तो पेट एक्चुअली में क्या है? एक पॉलिएस्टर है, जिससे क्या बनाई जाती हैं? आपकी बोतलें बनाई जाती हैं, जिनमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? देखो बी क्या है, अपना में कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी है ना। तो बी 1 जो है, इसका जो नाम है वो है थायमिन। क्या है आपका? थायमिन। रासायनिक नाम थायमिन है। और इसी की कमी से आपका क्या होता है? बेरी बेरी होता है। सबसे पहले खोजी जाने वाली विटामिन है आपकी बी 1, ठीक है। सबसे पहले बेरी बेरी को देखा गया। बेरी बेरी किसकी वजह से हुआ? तो ये आपके विटामिन बी 1 की वजह से हुआ। और ये कहाँ देखा गया? तो जो आपका चावल है ना, चावल धान होता है, इसकी जो परत होती है ऊपर वाली, वहां पर इसको देखा गया। आज के समय में ज्यादातर लोग पॉलिश्ड राइस को खाते हैं। आपके पॉलिश हुए मतलब चिकने, साफ सुथरे, चमकते हुए सफेद चावलों को खाते हैं। तो उनमें क्या रहता है कि जो चावल की ऊपर वाली परत होती है, जिसमें थायमिन होता है, बी 1 होती है, उसको रगड़ के साफ कर दिया जाता है सुंदरता के चक्कर में। तो ब्राउन राइस हमेशा आदमी को खाने चाहिए, उसमें आपको विटामिन मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक होती है? आप सबको एक चीज पता होगी ठीक है, आप सबको एक बात पता होगी कि पर्यावरण में आपकी सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। इस तरह से गैसें हैं। पर बात की जाए निष्क्रिय गैसों की, जो और किसी गैस के साथ में या और किसी तत्व के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा आपकी आती है आर्गन, 0.93%। ये आपको ध्यान रखना है, 0.93% लेकर के निष्क्रिय गैसों में सबसे ऊपर है। देखो फटाफट कर रहे हैं, बिल्कुल भी डिले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब करते हैं हम लोग सामयिकी, ठीक है। सामयिकी करते हैं, करंट अफेयर करते हैं। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? ठीक है, दिल्ली सरकार है, सरकारें हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं अपने वोट बैंक को बनाने के लिए।
पर हम लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि हम लोग अगर इन चीज़ों में पड़ेंगे तो हमारा जीवन जो है बेकार। और भारत में जिस प्रकार से अब राजनीति हो रही है, कुछ लोग अच्छा काम बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं, पर मेरे को सच में और सारे काम आप छोड़ दीजिए, मेरे को लग रहा है रोजगार के मामले में, है ना, जॉब्स के मामले में कुछ भी काम अच्छे नहीं हो रहे। ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं वो भी पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही हैं और सबकी अपनी मनमर्जियाँ चल रही हैं। ठीक है, हरिजन जो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है वो एससी के लिए किया जाता है। किसके लिए? एससी के लिए। और एससी में भी स्पेशली एक कास्ट है ना, उनको हरिजन कहा जाता है। ठीक है, आप सबको पता ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ बोल अगर मैं कास्ट का नाम लूँगा तो बहुत सारे लोग शोभित हो जाएँगे, भाई पता नहीं भारत में कैसे-कैसे लोग रहते हैं। हालाँकि मेरी भावना तो सबके प्रति समान रहती है, आज तक हमने तो कभी किसी के साथ में अजीब बर्ताव नहीं किया है, परंतु लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, ऑफेंड हो जाते हैं। तो अभी दिल्ली सरकार ने क्या किया, भाई हरिजन नहीं कहेंगे, हम डॉक्टर अंबेडकर कहेंगे। क्या कहेंगे? डॉक्टर अंबेडकर कहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? है ना, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, तो ये है आपका उत्तराखंड। कहाँ पे? आपके उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? किस भारतीय मूल की लड़की ने क्या जीता है? आपका स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है, तो ये है आपकी ये हरिनी लोगन। ये आपको याद रखना है, हरिनी लोगन ने आपकी स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी, देखो क्या हो रहा है कि कंपनियां अपने नाम बदल रही हैं। कंपनियां अपने नाम क्यों बदल रही हैं? कि कंपनी क्या कर रही है कि उनके अंडर में जितने भी आपके काम चल रहे हैं, ठीक है, और कंपनियां चल रही हैं, अब उनको पेरेंट कंपनी तो कोई ना कोई चाहिएगी। तो फेसबुक जो पेरेंट कंपनी थी, अब उसने अपना नाम कर लिया मेटा। ठीक है, मेटा कर लिया है और अपने जो अलग अलग कंपनी है उनको चला रही है। मेन कंपनी बनी हुई है आपकी मेटा। अब जो मेटा कंपनी है, इसके सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो कौन है आपके? तो आपको पता ही है, ठीक है, कौन है। और ये जो आपके नए मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, कौन है? आप ये मेरे को बताएंगे, ठीक है। अब मेरे को बताएंगे फेसबुक के जो सीईओ हैं, मेटा के जो सीईओ हैं, वो कौन है, ठीक है, जो उसके फाउंडर भी हैं। तो नए मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ नहीं है, ऑपरेटिंग ऑफिसर है। तो ऑपरेटिंग ऑफिसर आपके कौन है? अल्बर्ट किन्नो, जॉय मेरिट, माइक ब्राइट या जेवियर ओलिवन? तो ये कौन है आपके? जेवियर ओलिवन। ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति वर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 तारीख को मनाया जाता है। क्वेश्चन ढंग से नहीं है, तो किस तारीख को? 3 जून को मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये क्या थे? तो एक वाद्य यंत्र होता है संतूर, तो संतूर वादक थे, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक, नए डायरेक्टर कौन बने? श्रवण मेहता, लोकेश जांगड़, विशेष राजपूत या आपके राजेश गेरा? तो ये हैं आपके श्रवण मेहता। कौन है? श्रवण मेहता है। अगला प्रश्न है, 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी आपकी 2 जून। ठीक है, हैदराबाद से काटकर तेलंगाना बनाया गया था 2014 में। तो ये आपको बात याद रखनी है, 9वां स्थापना दिवस अपना मनाना है। अगला प्रश्न है हमारा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है आपका एस एल थाउसेन को। किसको? एस एल थाउसेन को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम सामान्य जागरूकता की तरफ। अगला प्रश्न है, ये मतलब सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके की तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक सेकंड समय आप लोग दीजिए, यहीं से करते रहे। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपके खुर्जा में है। खुर्जा एक जगह है, कहाँ पर? बुलंदशहर जिले में। कहाँ पे? बुलंदशहर जिले में। और बुलंदशहर जिला कहाँ पे? आपका यूपी में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध चरितम महाकाव्य लिखने वाले कौन व्यक्ति थे? तो बुद्ध चरितम लिखने वाला जो व्यक्ति थे वो थे आपके अश्वघोष। और अश्वघोष कुषाण वंश के शासक जो थे कनिष्ठ कनिष्क थे, इनके यहाँ पर आपके दरबारी कवि थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, दरबारी कवि थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा,
हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन-सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो यक्षगान है, ये आपको पता है। अगला प्रश्न है हमारा, ये हम इसमें चलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा के पास में, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है आपकी 182 मीटर्स। कितनी? 182 मीटर्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के जो राइटर हैं वो संजय बारू हैं। ये किसके ऊपर है? ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर है आपकी जो बुक। और ये जो संजय बारू थे, ये कौन थे? मीडिया प्रतिनिधि थे, आपके मीडिया प्रतिनिधि थे। किनके? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के। ठीक है, मनमोहन सिंह जी के मीडिया प्रतिनिधि थे। अगला है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरा किसकी बुक है? आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की ये आपकी पुस्तक है। और 1968 में ये आपकी स्थापना, मतलब ये रचना उन्होंने की थी, आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? ब्रेल लिपि क्या होती है? देखो, जो लोग देख नहीं पाते हैं, अंधे होते हैं, उन लोगों को अब कैसे पढ़ा जाए? तो उनके लिए ऐसी लिपि बनाई गई कि वो छू करके उभरे हुए अक्षरों को समझ करके पढ़ें। तो ब्रेल लिपि का निर्माण किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। ये फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? फ्रांस के निवासी थे, लुई ब्रेल। ठीक है, और ये काम कब कब किया था इन्होंने? सन 1809 में ब्रेल लिपि का आविष्कार इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कई बार बता चुका हूं, बदरुद्दीन तैयब जी। और तीसरे अध्यक्ष थे, और मुस्लिम अध्यक्ष पहले थे। और आखिरी प्रश्न है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से? सौरभ चौधरी मेरठ के खिलाड़ी हैं, और निशानेबाजी, शूटिंग से इनका संबंध है। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी इनको कराने का प्रयास किया। आप अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको डेट्स बताई दी हैं आपकी, 9 तारीख को, 10 को, 11, 12, 13, 14। ठीक है, इन 6 तारीखों में, है ना, 6 दिनों में आपकी, मैं 6 आपकी मैराथन टाइप करवाऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके करवाऊंगा जिनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद करेंगे। और अच्छे से आप लोग करते रहिए। साथ में आपके लिए कल 5 तारीख है। ठीक है, 5 तारीख में कल शाम को 5 बजे 5 PM आप लोगों के लिए एक लाइव टेस्ट रखा जाएगा 5 से 7, जो फ्री होगा। आपको कर लेना है, बेटर एनरोल ऐप है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको डाउनलोड करना है, लाइव टेस्ट होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, उसमें आपको देखना है। 5 में आपका 5 तारीख में टेस्ट कराएंगे, 9 में कराएंगे, और 13 में कराएंगे। साथ में यदि आप लोग टेस्ट और भी करना चाहते हैं तो आपके लिए टेस्ट भी हम लोगों ने अरेंज करवाए हैं। लगभग 10 टेस्ट हैं, ना के बराबर फीस रखेंगे, और उनके बारे में आपको मैं 1-2 दिन में सूचित करूंगा। तो आप उसको जरूर परचेज कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।